हम लोग का टॉपिक चल रहा था मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हमने पढ़ा था मूवमेंट के बारे में, फिर हमने पढ़ा लोकोमोशन के बारे में, और आज का मोटिवेशनल कोट है, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। ठीक है ना? यानी जो भी ये चीज आपको देखकर जिसको लगे कि हमें चैलेंज हो रहा है, समझिए कि वही चीज आपको चेंज कर सकती है। कहते नहीं है ये आप कर नहीं सकते, चुनौती दी जाती है और चुनौतियां स्वीकार कर ली जाती हैं और फिर उसका जवाब दिया जाता है। राइट? हमने पढ़ा था अमीबॉइड मूवमेंट, फिर हमने पढ़ा था कि अमीबॉइड मूवमेंट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे होता है, तो ल्यूकोसाइट्स में होता है, प्लस मोनोसाइट के बड़े रूप में होता है। मोनोसाइट का बड़ा रूप क्या होता है? राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिलिएटेड मूवमेंट कहाँ होता है? पैरामीशियम में। इवन हमारी बॉडी में फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। राइट? और फ्लैजिलर मूवमेंट होता है यूग्लिना में, डायनोफ्लैजिलेट में, और हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? स्पर्म में। राइट? स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ। राइट? जैसे स्पर्म में होता है, इसी को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, इसमें सीलिया एग को मूवमेंट दे रहा है। ठीक है ना? और मैंने बताया था कि हमारे ट्रैकिया में भी सिलिएटेड मूवमेंट ही होता है। ट्रैकिया में म्यूकस को बाहर ढकेला जाता है कि अंदर लिया जाता है? बाहर ढकेला जाता है ना। बाहर ढकेलने से फायदा क्या है कि जो फॉरेन एजेंट्स हैं वो बाहर चले जाते हैं, फॉरेन एजेंट्स बाहर चले जाते हैं। इज दैट क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था मूवमेंट के बारे में, लोकोमोशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है ना? फिर मैंने आपको बताया था कि एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है? ये मूवमेंट का एग्जांपल है। राइट? फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जितना भी मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है, मोस्टली वो होता है किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा। हमारे हार्ट में कौन सी मसल होती है? कार्डियक। फिर हमने बताया था कि हमारे हड्डियों के ऊपर कौन सी मसल होती है, तो बताया था स्केलेटन यानी कंकाल पेशियां। फिर मैंने आपको बताया था जहां हड्डियां नहीं है वहां पर जो मसल है उसे क्या बोलते हैं? स्मूथ। स्मूथ को इनवॉलेंट्री या फिर अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड भी कहते हैं। स्केलेटल को वॉलेंट्री या फिर इसको और क्या कहते हैं बताओ? स्ट्राइटेड। वॉलेंट्री या स्ट्राइटेड। जबकि स्मूथ को बोलते हैं नॉन वॉलेंट्री या सॉरी इनवॉलेंट्री या अनस्ट्राइटेड। और कार्डियक का कोई दूसरा नाम नहीं है, कार्डियक ओनली फाउंड इन द हार्ट। देखने में ये किसकी तरह लगती है? स्ट्राइटेड, लेकिन काम में किसके जैसे लगती है? इनवॉलेंट्री। हमने बताया था मसल जो होती है हड्डियों से जुड़ती है और जिस चीज से जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? टेंडन। मसल के अंदर गए थे तो क्या मिला? मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर क्या मिलेगा? मसल फाइबर। मसल फाइबर का दूसरा नाम मसल सेल। इनके अंदर मायोफाइब्रिल होते हैं जो कि दो तरह के होते हैं, एक लाइट और एक डार्क। ठीक है? जब लाइट वाला डार्क पे स्लाइड करता है तभी मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, है ना? जब लाइट वाला डार्क पे स्लाइड करेगा तभी मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा। ये सब मैंने आपको बताया था। ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर है। ठीक है? मैंने आपको बताया था जब भी कभी मसल सिकुड़ेगी तो सार्कोमियर का साइज छोटा हो जाएगा। देखो दो जेड लाइनों के बीच का गैप सार्कोमियर कहलाता है। और थिन मसल थिक के ऊपर स्लाइड करेगी, इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बताइए कौन किसके ऊपर स्लाइड करेगा? थिन स्लाइड करेगा थिक के ऊपर कि थिक स्लाइड करेगा थिन के ऊपर? थिन स्लाइड करेगा थिक के ऊपर, तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। इज दैट क्लियर? ये सब मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। कल मैंने आपको बताया था जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है जेड लाइनें पास पास आ जाती हैं। ठीक है? और क्या बताया था? ध्यान से देखिएगा, आई बैंड छोटा हो रहा है। और ध्यान से देखिएगा एच जोन पर क्या प्रभाव पड़ता है? एच जोन पर देखो क्या प्रभाव पड़ रहा है? घटेगा। ठीक है ना? अच्छा, थिन फिलामेंट की लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थिक फिलामेंट की लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मसल अपने मैक्सिमम लेंथ की कितनी सिकुड़ सकती है? 1/3 यानी 33%। मसल हमारी बॉडी में टोटल कितनी होती है? 639। और मसल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और मसल की सबसे छोटी यूनिट का नाम सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट की फंक्शनल यूनिट की? दोनों। अच्छा, सार्कोलेमा याद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है। सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का नाम है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम है। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब संवेदना ब्रेन से आती है तो मसल सिकुड़ती है, उसका कारण था थिन का थिक पे स्लाइड होना। ये सब एनसीईआरटी का फिगर है, ये सब मैं आपको करा चुका हूं। मसल कितने प्रकार की होती है? कल बताया था।
मसल दो तरह की होती है, एक रेड मसल फाइबर और एक व्हाइट मसल फाइबर। मैंने बताया था रेड फाइबर रेड क्यों है, क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा है। मायोग्लोबिन इज ऑक्सीजन स्टोरिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन अवर मसल, प्रेजेंट इन अवर मसल। तो मसल के अंदर पाया जाता है, ऑक्सीजन स्टोरिंग कंपाउंड होता है। जिस मसल में ज्यादा होगी वो लाल दिखाई पड़ेगी, जिसमें कम होगी वो सफेद या हल्की पीली दिखाई पड़ती है। राइट, तो दो तरह की है, रेड फाइबर में मायोग्लोबिन ज्यादा, व्हाइट वाले में कम। सार्कोप्लाज्मिक कंटेंट रेड वाले में कैसा होगा, नहीं, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ लो और यहाँ ज्यादा हाई, है ना, गलत लग गया है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हाई और यहाँ पे लो। अच्छा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो यू नो वेरी वेल माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक, ऑक्सीजोशन क्या ऑक्सीजोशन। तो यहाँ पे जहां ऑक्सीजोशन होता है वहां लैक्टिक एसिड बनने का चांस ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा? अगर लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो क्या हमारी मसल थकेगी? इसलिए रेड मसल जल्दी नहीं थकती है, लेकिन व्हाइट मसल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम होने के कारण इसमें अनऑक्सीजोशन होता है। अनऑक्सीजोशन यानी क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इसमें लैक्टिक एसिड जल्दी बनेगा, ज्यादा बनेगा, हम जल्दी थकेंगे। इसलिए हम खड़े खड़े जल्दी थक जाते हैं, लेकिन बैठने पे जल्दी नहीं थकते, क्योंकि बैठने पर हिप मसल जो है हमारी रेड मसल फाइबर की बनी हुई है, और जो लेग मसल है, लेग मसल व्हाइट मसल फाइबर का बना हुआ है, विच कैन बी इजिली टायर्ड। कौन सा आसानी से टायर्ड होता है? व्हाइट। कौन सा आसानी से टायर्ड नहीं होता? जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो फ्लाइट मसल होती है वो कैसी होती है? रेड होती है, इसलिए वो लंबे समय तक बिना थके उड़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया था। कल मैंने आपको बताया था स्केलेटन सिस्टम हमारा बना होता है हड्डियों का 206 हड्डियां प्लस फ्यू कार्टिलेज, 206 हड्डियां प्लस फ्यू कार्टिलेज। इज दैट क्लियर? और स्केलेटन सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा था, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल में क्या क्या आया था? एक्सियल में आता है जो हमारी सेंट्रल लाइन से पास होगा, जो मिड सेंट्रल लाइन से पास होगा। इसमें आया था स्कल, स्कल में 29 हड्डियां थी, एक चेस्ट बोन, स्टर्नम, ठीक है ना, कितनी हो गई 30 और बैकबोन, बैकबोन जो होती है वो कितनी, बैकबोन जो है 26 हड्डियों का बना था, और रिब्स 24 हड्डियों का बना था। तो 24 और 26 50, 50 और 29 और 1 30, कितने हो गए 80 हड्डियां हमारे एक्सियल स्केलेटन में होती है। कल हम लोग ने स्कल कवर कर लिया था। स्कल में दो सेट ऑफ हड्डियां होती हैं, एक होती क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स, एक क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स जो कि 8 हड्डियों का मिलकर बना था। याद आया? कितनी हड्डियों का मिलकर बना था? 8 हड्डियों का मिलकर बना था। जबकि फेशियल वाली हड्डियां 14 थी, 8 और 14 कितनी हो गई 22, 8 और 14 कितनी हो गई 22। बताओ ये क्रेनियम की हड्डियां कितनी होती है 8। देखो, एक ऑक्सीपिटल, दिस इज ऑक्सीपिटल, दिस वन इज फ्रंटल, दिस इज टेम्पोरल। टेम्पोरल दो होती है, किधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर की कनपटी, एक इधर की कनपटी। सुना है कनपटी? हिंदी बोलते कनपटी पे रख के गोली मार दी। याद आया? है ना, दो जगह गोली मारी जाती है, कनपटी से रख के और आंखों से, अखियों से गोली मारे। याद आया? ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, कनपटी पे रख के ढिशा हूं, है ना। एक याद है ना वाला वाला फेमस हुआ था, प्रिया वॉरियर, आंखों वाला नहीं हुआ था। चलो, पहला क्या फ्रंटल, आखिरी वाला क्या ऑक्सीपिटल, ये कनपटी वाला क्या, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाला कौन सा, राइटल। तो 2 और 2, 4 और 1, 5 और 1, 6, 6 और 1 स्फिनॉइड, कितने हो गए 7 और 1 एथमॉइड, कितने हो गए। आई सॉकेट के पास बताया था ना यहाँ पाया जाता है। तो ये टोटल कितने हो गए 8। देख लो, साफ दिख रहा है, दिख रहा है, कंफर्म है, क्लियर है। ये कहाँ की हड्डियां हो गई, क्रेनियम। अब आते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन कितनी होती है 14 होती है ना। और मैंने इसका बताया था 6 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड, 6 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड। 6 कौन सी पेयर वाली होगी, नाउ जी प्रोग्राम्स मेक्स इंडियन लाफ, नाउ जी प्रोग्राम्स मेक्स इंडियन लाफ। नाउ का मतलब नेजल, ये देखो 1 2, नेजल के बीच में बोमर 1 होती है ना। तो नेजल कितने 2, नेजल कितने 2, बोमर कितने 1। तो नेजल कितने, वोमर कितने, जाइगोमैटिक यानी चीक्स बोन कितने 2, चीक्स बोन कितने 2, ठीक है ना। नेजल कितनी, जाइगोमैटिक यानी चीक्स बोन कितनी, पैलेट कितना 2, ऊपरी जबड़े कितने, ऊपरी जबड़े को मैक्सिला की मैंडिबल, मैक्सिला। देखो ये देखो येलो येलो,
मैक्सिला 2 है, ये देखो बीच की लाइनिंग है 1 2, ठीक है ना। इंफीरियर नेजल कोन की याद है ना, नेजल कोन की, नेजल कोन की याद आ रहा है। नाउ ची प्रोग्राम्स मेक्स इंडियन लाफ, इंडियन से क्या था, इंफीरियर नेजल कोन की, याद है ना। इंफीरियर नेजल कोन की देखो 2 होते हैं, मैक्सिला 2 होता है, जाइगोमेटिक या चीक्स बोन 2 होती है, पैलेटाइन यानी पैलेट तालू, तालू 2 होता है, नेजल बोन 2 दिख रही है, लेक्राइमल बोन आंसू वाली ग्लैंड यहाँ ये प्रेजेंट होती है, टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड कहाँ होती है, आई बॉल के आई बॉल सॉकेट के अंदर, आई बॉल सॉकेट के अंदर ही होती है, और ये आंसू वाली ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करती है। लेक्राइमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं। लेक्राइमल ग्लैंड का दूसरा नाम टीयर ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं अश्रु ग्रंथियां, आंसू का अश्रु बोलते हैं ना, अश्रु ग्रंथियां, ठीक है ना। फिर आगे बताया गया, ये हो गई, मैंडिबल एक होता है और वोमर एक होता है, बाकी सब 2 2 है, सही है। टोटल कितनी हड्डियां हो गई, 8 और 14 22, 22 और कान में 3 होती है, मिस, मैलियस, इनकस, स्टिपिस। अब एक कान है कि 2 कान है, कान में भी 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में नहीं होती, इंटरनल ईयर में भी नहीं होती, कहाँ होती है, मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट, 3 ही बोन होती है कि लार्ज बोन होती है, 3 ही बोन को ऑस्कल्स कहते हैं कि बोन कहते हैं, ऑस्कल्स। तो हाउ मेनी ईयर ऑस्कल्स प्रेजेंट इन आवर ईयर, 3 इन ईच ईयर। तो कितने ईयर हैं, तो 3 और 3 6, 22 और 6 28, इतना नहीं पता है। और एक जीभ वाली हड्डी, जीभ वाली हड्डी यू शेप होती है या हॉर्स लाइक होती है, नाम बताइए, हाइड, जीभ के बेस पर, बक्कल कैविटी के बेस पर या जीभ के बिल्कुल पीछे की तरफ होती है, नाम है हाइड। और ये हमारे टंग को मूवमेंट देती है, ठीक है ना, टंग को मूवमेंट देती है। टंग का काम होता है स्पीच को लैंग्वेज में बदलना, स्पीच को लैंग्वेज में बदलना। बताइए स्पीच को लैंग्वेज में कौन बदलता है, राइट। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी। देखो इधर से बैकबोन ऐसा दिखता है, बैकबोन ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये इसका देखो, ये आगे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा, और अंदर उसके एक कैविटी है, उसके अंदर एक कैविटी है। इस कैविटी के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। बैकबोन की हर एक यूनिट का नाम, जैसे इसमें देखो कितनी यूनिट है, अभी देखना घूमेगा तो 1 2 3 4 5, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी टुकड़ों टुकड़ों से बनी हुई है। हर टुकड़े को वर्टिब्री कहते हैं, हर टुकड़े को क्या कहते हैं, वर्टिब्री, और इसीलिए बन गया वर्टिब्रल कॉलम। बताओ वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां हैं, 26 छोटी हड्डियां हैं। इर्रेगुलर होती है कि रेगुलर, कहाँ रेगुलर है, इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर हड्डियों का बना है। इर्रेगुलर मतलब जिसका कोई आकार ना हो। बताओ वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा नाम बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा नाम बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम का पोजीशन बताओ, डॉर्सल, डॉर्सल यानी पृष्ठ, डॉर्सल यानी पृष्ठ, पृष्ठ, और वेंट्रल यानी अधर। किधर है, अधर भाग पे कि पृष्ठ भाग पे, इंग्लिश में बोलो, डॉर्सल की वेंट्रल, डॉर्सल की वेंट्रल। बैकबोन बोलेंगे कि फ्रंट बोन बोलेंगे, बैकबोन बोलेंगे कि फ्रंट बोन बोलेंगे, रीढ़ की हड्डी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अच्छा ये हमें सहारा देती है कि नहीं देती है, कहते नहीं है रीढ़ की हड्डी होना, रीढ़ की हड्डी होना मतलब समझते हो, मेन फ्रेमवर्क बनाना, मेन फ्रेमवर्क बनाना। ये हमारी बॉडी का मेन ट्रंक बना रहा है, ट्रंक, ट्रंक, ट्रंक समझते हो ना, ये जो पूरा है इस हिस्से को ट्रंक बोलते हैं, है ना। ट्रंक का मतलब होता है जिसमें चेस्ट और एब्डोमेन दोनों शामिल हो जाए। बताओ चेस्ट और एब्डोमेन शामिल हो जाए तो क्या बोलेंगे, ट्रंक। हमारी बॉडी का मेन ट्रंक कौन बना रहा है, TRUNK, ट्रंक। हमारी बॉडी का मेन ट्रंक कौन बनाता है, बैकबोन। बैकबोन इज मेड अप ऑफ रेगुलर बोन की रेगुलर बोन, डॉर्सल साइड की वेंट्रल साइड। अंदर से खोखला होता है कि नहीं होता है, इसी खोखले से हिस्से से सुना है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड यहीं से पास होता है। स्पाइनल कॉर्ड ये देखो ये खोखले हिस्से से पास होता है ऐसे पूरे में, यानी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। बताओ स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ कैविटी पाई जाती है, कैविटी का नाम सुन लो, न्यूरल कैनाल। व्हाट इज दिस, वर्टिब्री अंदर से खोखली है कि सॉलिड है, पहले ये बताओ। खोखली है ना, खोखले हिस्से से क्या पास होता है,
स्पाइनल कॉर्ड पीछे है कि नहीं है? स्पाइनल कॉर्ड बहुत नाजुक है कि बहुत हार्ड है? नाजुक है ना, और नाजुक है तो उसे सुरक्षा देने के लिए हड्डियों से प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये हड्डियां कौन सी हैं? वर्टिब्री। वर्टिब्री के बीच में गैप होता है, इसी गैप के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड यहां से स्टार्ट होके टेल तक जाता है, ठीक है, और यहीं से साइड में नर्व निकलती रहती हैं। इस नर्व को बोलते हैं स्पाइनल नर्व। अगले चैप्टर में पढ़ोगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बताओ स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाई वर्टिब्री। वर्टिब्री। अंदर के खोखले हिस्से का नाम, अंदर के खोखले हिस्से का नाम न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल अभी बताया है, न्यूरल कैनाल। तो न्यूरल कैनाल होता है, कोई डाउट? अच्छा अब देखो, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? अभी बताया है 26 हड्डियां होती हैं। 26 हड्डियां होती है, तो 26 में से जो शुरुआत की कितनी है? 7, वो गर्दन में होती है। गर्दन के लिए क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। जब किसी को कभी कभी पिलो वगैरह गलत लगा लेते हैं तो यहाँ दर्द होता है, क्या बोलते हैं? कौन सा पेन? कौन सा पेन? एब्डोमिनल पेन? अच्छा नेफ्रिक पेन? अच्छा डर्मल पेन? अच्छा सर्वाइकल पेन। चलो इतना तो पता है। सर्वाइकल पेन क्यों? क्योंकि गर्दन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सर्वाइकल। गर्दन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सर्वाइकल। हाउ मेनी सर्वाइकल वर्टिब्री आर प्रेजेंट? 7। कितनी होती है? ज्यादातर मैमल में 7 ही होती है, लेकिन कुछ मैमल अपवाद हैं जिसके बारे में मैं अभी नोट्स में बनवाऊंगा, लिखवाऊंगा। अब आ जाते हैं नेक के बाद क्या हिस्सा आ गया? कौन सा हिस्सा है? चेस्ट। नेक के बाद क्या आ जाता है? चेस्ट। नेक के बाद चेस्ट आ जाता है। अब चेस्ट वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ आओ। ऐसे खड़े हो। ये कौन सी वर्टिब्री है? यहां से यहां तक कौन सी है? सर्वाइकल। कितनी है? 7। अब यहां से यहां तक आओ तो चेस्ट रीजन है। चेस्ट रीजन में कितनी होती है? 12। याद है? 12। 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक आ गई। अब ये हिस्सा यानी इनका पेट वाला हिस्सा आ गया। ये पेट वाला हिस्सा यहां से यहां तक है कि नहीं है? वहां पर कितनी वर्टिब्री है? 5। उनको बोलते हैं लंबर। जल्दी बोलो। लंबरदार सुना है वर्ड? जो जमीन की रखवाली करता है उसको लंबरदार, है ना? शायद मुझे जहां तक मालूम है। तो लंबर, लंबरदार से याद रहेगा लंबर। सही है ना? बताओ जल्दी से। ये वाली सर्वाइकल कितनी? ये वाली थोरैसिक कितनी? 12। ये वाली बताओ लंबर कितनी? अब ये वाली यहां से यहां तक वाली सैक्रल। सैक्रल बैक मसल, बैक मसल सैक्रल। उसके बाद टेल वाली जो है ना ओसेसी, हम लोगों के पास टेल वाली ओसेसी होती है। ये सैक्रल भी एक होती है। होती तो पहले कितनी थी? 5, पर फ्यूज होके कितनी हो गई? 1। फ्यूज होके कितनी हो गई? 1। ठीक है ना? फ्यूज होके 1 हो गई। और उसके अलावा जो हमारी टेल वाली थी वो थी 4, वो भी फ्यूज होके कितनी हो गई? 1। कंफर्म? क्लियर है? बताओ सर्वाइकल वाली कितनी? 7। नेक वाली को सर्वाइकल बोलेंगे ना? अच्छा बताओ ज्यादातर मैमल में 7 होती कि सभी मैमल में? ज्यादातर मैमल में, अपवाद मैं बताऊंगा। उसके बाद बताओ चेस्ट वाली को थोरैसिक। थोरैसिक वाली कितनी होती है? पेट वाली को क्या बोलते हैं? लंबर। लंबर वाली कितनी होती है? 5। अच्छा उसके बाद बताओ फिर 5 होती है पर ये फ्यूज होकर के 1 हो जाती है। मैंने बताया अभी आपको 5 है पर फ्यूज होकर के कितनी हो जाएगी? 1। अच्छा सैक्रल नहीं, ये 5 है। लंबर वाली फ्यूज नहीं होती, सैक्रल वाली फ्यूज होती। सैक्रम में कितनी थी? 5, लेकिन वो फ्यूज होकर कितनी हो जाएगी? 1। इसको बैक वाली हड्डी भी बोलते हैं। ये बैक वाली, ये वाली बैक। और कोकिक्स, कोकिक्स या कोकिजियल, कोकिक्स या कोकिजियल जो होती है टेल वाली वर्टिब्री को बोलते हैं। चूंकि हम में पूंछ विकसित नहीं है, हम लोगों में पूंछ विकसित नहीं है, इसलिए हम लोगों में यह ओसेसी हो गई है। और 4 हड्डियां थी, फ्यूज करके कितनी हो गई है? 1। तो देखो फ्यूजन के पहले 33 होगी। देखो जरा गिनो, 7 और 12 19, 19 एंड 5 24, 24 एंड 5 29, 29 और 4 33। कोई पूछे फ्यूजन से पहले बताओ कितनी होती है? फ्यूजन से पहले कितनी होती है? फ्यूजन के बाद कितनी होती है? बताओ कौन कौन सी वर्टिब्री फ्यूज करती है? आखिरी वाली। आखिरी वाली का नाम सैक्रम, और सैक्रम के बाद काउडल। काउडल को कोकिक्स भी बोलते हैं या कोकिजियल भी बोलते हैं। ये 5 थी, 1 रह गई, वो 4 थी, 1 रह गई। इज दैट क्लियर? वर्टिब्री वाला पूरा चीज क्लियर हो गया? बताओ कैविटी का नाम?
कैविटी का नाम जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है? न्यूरल कैनाल, न्यूरल कैनाल, न्यूरल कैनाल। समझ में आई बात? ये इर्रेगुलर बोन का बना है कि रेगुलर? हॉलो होता है कि सॉलिड? हॉलो कैविटी का नाम। और हम लोग वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट के पास रीढ़ की हड्डी जरूर होगी। और हमारा फार्मूला था फार्मा। वर्टिब्रेट्स में 5 ग्रुप आते हैं, फार्मूला है फार्मा। एफ फॉर फिशेस, ए फॉर एम्फीबिया यानी उभयचर, उसके बाद आर फॉर रेप्टाइल यानी सरीसृप, उसके बाद एम फॉर मैमल यानी स्तनधारी, और ए फॉर एप्स यानी बर्ड्स। बोलो क्लियर है? बताओ कौन से 5 ग्रुप है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? फार्मा। जरा एफ फॉर बताओ, ए फॉर बताओ, आर फॉर बताओ, एम फॉर बताओ, ए फॉर बताओ। सारी बातें क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। ये मेन ट्रंक बनाता है, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, बैक मसल को जुड़ने का स्थान देता है, बैक मसल यहीं से जुड़ती है, और बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बॉडी को लचीलापन देता है। झुकेंगे टूटेगा नहीं, ऐसे करेंगे टूटेगा नहीं, वैसे करेंगे टूटेगा नहीं, इधर करेंगे टूटेगा नहीं, क्योंकि क्या है? बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, राइट। और इनके बीच में डिस्क पाई जाती है, ताकि ये दो हड्डियां आपस में घिस ना जाएं, उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो और ये बनी होती है फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज की। तो आइए इसका एक एक चीज डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। हमारा टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी का दूसरा नाम बैकबोन। प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड की वेंट्रल साइड? डॉर्सल साइड यानी पृष्ठ भाग पर, पीछे की तरफ। मेड अप ऑफ मैनी irregular shape small bone, irregular small bones, that is, नाम बताइए। छोटी छोटी यूनिट का बना होता है, नाम बताइए। वर्टिब्री। और कितने होते हैं नंबर में? सुनो, बिफोर फ्यूजन कितने होते हैं? बिफोर फ्यूजन 33 एंड आफ्टर फ्यूजन 26। कुछ ना पूछा जाए तो आप यही मान के चलोगे 26, क्योंकि फ्यूजन तो होना तय है। Each vertebrae is hollow, and that is neural canal. और न्यूरल कैनाल जो होता है वो क्या करता है? न्यूरल कैनाल क्या करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड को पैसेज देता है। मान लो ये वर्टिब्री है, तो ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, ये रहा न्यूरल कैनाल। तो ये क्या कहता है? गिव्स पैसेज या प्रोटेक्ट्स, न्यूरल प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड। किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और ये कहां से कहां तक फैला होता है? ये कहां से कहां तक फैला होता है? बताया था मैंने आपको।
ये स्कल के बेस से टेल भाग तक फैला होता है। और ये हमारी बॉडी का मेन फ्रेमवर्क बनाता है। फॉर्म्स मेन फ्रेमवर्क ऑफ आवर ट्रंक। बॉडी में भी किस भाग का? ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? जिसमें दो चीजें शामिल हो जाएं, थोरैक्स प्लस एब्डोमेन। जिसमें दो चीज शामिल हो जाए उसे बोल सकते हैं ट्रंक। और फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। तो ये हमारी बॉडी के ट्रंक रीजन का मेन फ्रेमवर्क बना रहा है। इसके अंदर के हॉलो रीजन का भाग नाम न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल किसको प्रोटेक्ट करेगा या पैसेज देगा? स्पाइनल कॉर्ड। यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल कितने भाग होते हैं? नेक वाला, थोरैक्स वाला, एब्डोमेन वाला, हिप वाला और टेल वाला। ठीक है, सबके लिए नाम दे देते हैं। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सर्वाइकल, वी फॉर वर्टिब्री, समझ गए ना? इसके लिए थोरैसिक वर्टिब्री, इसके लिए लंबर, और एल फॉर लंबर, एल फॉर लार्जेस्ट वर्टिब्री। ये सबसे बड़ी वर्टिब्री होती है। लार्जेस्ट, सबसे हैवी होती, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट वर्टिब्री। ठीक है ना? और हिप के लिए वर्ड यूज करते हैं सैक्रल, और टेल के लिए वर्ड यूज करते हैं कॉकिजियल या कॉकिक्स। कॉकिजियल या कॉकिक्स। सबके नंबर आपको पता है? सबके नंबर बताओ जरा। ये कितनी होती है? मोस्टली 7। याद करो, हमेशा 7 की मोस्टली 7। ठीक है, थोरैसिक फिक्स है 12, ये वाली फिक्स है कितनी? 5। ये वाली कितनी थी? 5, लेकिन फ्यूजन के बाद कितनी हो गई? 1, है ना? इसका मतलब फ्यूज्ड हो गई, ब्रैकेट का मतलब फ्यूज्ड हो गई। अच्छा, ये कितनी थी? 4, लेकिन फ्यूजन के बाद कितनी हो गई? 1। तो बिफोर फ्यूजन अगर हम काउंट करें तो 33, और आफ्टर फ्यूजन काउंट करें तो 26। इज दैट क्लियर? बोलो सही है? तो मैंने बताया था मोस्टली 7 होती है ये वाली, बाकी सब फिक्स्ड है। इसका मतलब फ्यूज हो गई है। बिफोर फ्यूजन 33, आफ्टर फ्यूजन 7। मोस्टली 7 इन मैमल्स इंक्लूडिंग मैन। हम लोगों को मिला के हम लोग में भी 7 होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। हम लोग में भी 7 होती है। तो इसका कोई ना कोई अपवाद है, मुझे लग रहा है। इसका एक्सेप्शन इधर लिखते हैं। इसके अपवाद, अपवाद समझते हो ना? हाँ, एक्सेप्शंस या अपवाद इधर लिख देते हैं। लिख देते हैं जैसे एक है पोलर बियर, लेकिन मैं इसे बोलता हूं पोला बियर। क्यों? अभी सुनिएगा क्यों, उससे याद रहेगा। और एक होता है स्लोथ। स्लोथ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इवेंट टोड,
इवन टोड, पैरों की उंगलियों को टोज बोलते, टोस, टोस, TOES। तो जैसे होता नहीं है कि हम लोग पास्ट वाली बात या टोड लगाते हैं, है ना, जैसे ईटन, वैसे ही। तो इवन टोड और ऑड टोड, ऑड टोड, इनमें क्या होगा, ये अपवाद है हमारे पास कुछ। पोला बियर यानी पोलर बियर बोलते हैं उसको, मैं पोला बियर बोलता हूं, कारण है उसका, अभी आप देख के बताओगे ऐसा क्यों बोला गया। इसमें जरा लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हो गए नंबर में। अब देखो इवन नंबर, जरा 7 के आसपास का इवन नंबर गिनो, 7 के आसपास का इवन नंबर, या तो 8 या तो 6, है ना। तो मैं आपको बताता हूं, एस से स्लोथ है ना, तो एस से 6 यानी कितने, और सुनो, इसके बाद ऑड वाला है तो ऑड वाला नंबर गिनो, 7 के बाद का ऑड नंबर कितने, नहीं, 7 के बाद का ऑड नंबर क्या आएगा, 8 है नहीं, तो कौन आएगा, 9। देखो सारे अपवाद आपको याद भी हो गए, एस फॉर स्लोथ और एस फॉर 6, एक में तो 6 है, 6 कैसा नंबर है, इवन, तो इवन वाले में हो जाएगा, और 7 होगा, 7 खुद एक ऑड नंबर है, और 7 के बाद का ऑड नंबर कौन सा आता है, 9, तो ये 9 याद रहेगा। इवन टोड वालों में 6 सर्वाइकल वर्टिब्री, ऑड टोड वाले में 9 सर्वाइकल वर्टिब्री, और पोलर बियर में यानी पोलर बियर में 8। समझ आई बात, इससे याद रहेगा। अब काम क्या है, रोल क्या है, रोल, वर्टिब्रल कॉलम का रोल है प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, बताया था, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, और क्या, सपोर्ट बैक मस्कुलेचर, या बैक मसल्स, और क्या, प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रंक, ट्रंक को सपोर्ट देता है, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, रिब्स को जोड़ने का स्थान देता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू रिब्स, पसलियां पीछे जुड़ी है ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिब्स, पसलियों को जुड़ने का स्थान देता है, पसलियों को जुड़ने का स्थान देता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, बैक मसल को जुड़ने का पॉइंट देता है, और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है जो अब मैं बताने जा रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारा, माना कि ये हमारा स्कल है, अब स्कल में ये ऐसे हमने मान लिया, रफली मान लिया है, अब स्कल जो है ये ऐसे मान लिया, और ये आपकी हो गई रीढ़ की हड्डी, ऐसे मान लिया, ये है वर्टिब्रल कॉलम, ये है स्कल, ये है स्कल, और ये पीछे की हड्डी, हमारे स्कल की पीछे की हड्डी का नाम, क्रेनियम की पीछे की हड्डी का नाम, मैं नाम लिख देता हूं, ऑक्सीपिटल बोन, कितनी होती नंबर में, 1, ठीक है। और पहली वर्टिब्री का नाम जान लो, पहली वर्टिब्री का नाम जानो, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गई, ये पहली वर्टिब्री, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, एंड सो ऑन। मैं कुछ बना दे रहा हूं, कम ज्यादा वो आप देख लेना। ये वर्टिब्री है आपस में, जिनका टोटल हड्डियां है 26, ठीक है। ये पहली वर्टिब्री है V1,
V1 यानी फर्स्ट वर्टिब्री, ये दूसरी वर्टिब्री है V2, ठीक है ना। लेकिन हम V1 V2 ना लिख करके इसको ऐसे लिख सकते हैं C1 C2। पहली सर्वाइकल वर्टिब्री को क्या नाम दे दिया? C1। दूसरे को क्या दे दिया? जब हम जनरल लिखते तो V1 V2 लिखते थे। अब चूंकि हमको पता है कि गर्दन की वर्टिब्री की बात चल रही है तो C1 C2 C3 कितने तक लिखोगे? C7। ऐसे थोरेसिक वर्टिब्री जो थर्ड नंबर की लिखनी हो तो क्या T3, अगर 4 नंबर की लिखनी हो तो T4, नंबर 3 से क्या समझे? L3। अच्छा, और सैक्रल में 1 2 3 लिख ही नहीं सकते क्योंकि फ्यूज हो चुकी है। कॉक्सियल में भी नहीं लिख सकते क्योंकि फ्यूज हो चुकी है। पहली वर्टिब्री का नाम, पहली सर्वाइकल वर्टिब्री का नाम है एटलस। क्या नाम है? एटलस। सबसे ऊंचा पर्वत है ना एटलस, और इसका नाम है एक्सिस। एटलस और एक्सिस, पहली सर्वाइकल वर्टिब्री का नाम, दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्री का नाम, राइट। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये इस बोन से, ऑक्सीपिटल बोन से 2 बार निकला हुआ है। ये देखो, ऑक्सीपिटल बोन से 2 बार निकला हुआ है। कितने उभार निकले हुए हैं? 2 उभार निकले हुए हैं, और ये इस खांचे में फिट हो जाएंगे एटलस के। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल हड्डी से निकला है इसलिए नाम पड़ा ऑक्सीपिटल, और हड्डियों के उभार को कोंडाइल कहते हैं। बताओ ऑक्सीपिटल कोंडाइल, हाउ मेनी ऑक्सीपिटल कोंडाइल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग? 2। इसीलिए आवर स्कल इज डाइकोंडाइलिक। आवर स्कल इज डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक जीवों के एग्जांपल है मैड। फार्मूला क्या है? मैड, पागल। एम फॉर मैमल, ए फॉर एम्फीबियंस यानी उभयचर। एम्फीबियंस किसे बोलते हैं? उभयचर। कौन आता है इसमें? फ्रॉग। और मैमल किसे बोलते हैं? स्तनधारी, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड, हेयर और ईयर पिन्ना हो। डी फॉर डाइकोंडाइलिक। बताओ दुनिया में कौन से 2 ग्रुप डाइकोंडाइलिक हैं? मैमल, एम्फीबियंस, ये दोनों डाइकोंडाइलिक हैं। बिकॉज हमारे स्कल में 2 उभार हैं, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल, इसीलिए हमारा स्कल डाइकोंडाइलिक है। और ये इसमें गड्ढा है, इसके गड्ढे में फिट होंगे, इन्हें बोलते हैं ऑक्सीपिटल फोसा। ऑक्सीपिटल फोसा, फोसा यानी गड्ढा। यहां होता है ऑक्सीपिटल फोसा, इन्हीं में ऑक्सीपिटल, इन्हीं में ऑक्सीपिटल कोंडाइल, इन्हीं में ऑक्सीपिटल कोंडाइल फिट हो जाते हैं। और एक बात और बताएं, एटलस ई एकमात्र ऐसी वर्टिब्री है जो हमारी गर्दन के साथ साथ घूमती है। ऐसे लेफ्ट करेंगे लेफ्ट घूम जाएगी, राइट करेंगे राइट घूम जाएगी, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट ऐसे घूम जाएगी। यानी क्या? ओनली वर्टिब्री ऑफ द बॉडी which moves along with skull, गर्दन घुमाएंगे या खोपड़ी घुमाएंगे तो बताओ कौन सी वर्टिब्री साथ में घूम जाएगी? दिस इज द ओनली वर्टिब्री which is मोबाइल। बाकी वर्टिब्री फिक्स है, अपनी जगह स्थिर रहेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी, ठीक है ना। लेकिन ये दिस इज द ओनली वर्टिब्री which is मोबाइल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था एनसीईआरटी का, लेकिन हमने बिल्कुल क्लियर करा दिया। एनसीईआरटी में कंफ्यूजन है, हमारे पास कंफ्यूजन नहीं है। यानी वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर हमारे स्कल का बेस टिका रहता है। मतलब ये एक और काम समझ में आ गया, वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्कल को सहारा देता है। वर्टिब्रल कॉलम पर के ऊपर हमारे स्कल का बेस टिका रहता है, यानी ये हमारे स्कल को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, अब अगला है स्टर्नम।
स्टर्नम इज नोन एज चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन, ये होती है फ्लैट, फ्लैट, और होती है सिंगल इन नंबर, और ये बिल्कुल टाई जैसी दिखती है, बिल्कुल टाई जैसी दिखती है, देखो ये टाई जैसी दिखती है, लुक्स लाइक टाई, टाई लाइक। और यहीं से, और ये क्या करती है ना, यहां से ये, यहां से क्लैविकल जुड़ेगी, क्लैविकल, ये क्लैविकल क्या होती है आपको बताएंगे, कॉलर बोन, क्लैविकल यानी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉलर बोन, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉलर बोन, कॉलर बोन समझ रहे हो ना, ये कॉलर है ना, यहाँ पे कॉलर, कॉलर है कि नहीं है, इसलिए इसी से वर्ड ये बना है, ये कॉलर है, कॉलर, ये हड्डी है ना कॉलर, अरे आजकल इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, सुना है नहीं सुना है, ये दिखनी चाहिए ना, देखो बॉलीवुड में ब्यूटी बोन इसी को बोलते हैं, ये दिखना चाहिए, है ना। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉलर बोन, दूसरा यहाँ पे फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स R1 जुड़ेगा, सेकंड पेयर ऑफ रिब्स R2 जुड़ेगा, यहाँ देखो R3 जुड़ेगा, यहाँ R4 चौथी वाली रिब्स जुड़ेगी, यहाँ R5 जुड़ेगी, यहाँ R6 जुड़ेगी, यहाँ R7 जुड़ेगी, यानी ऐसे रिब्स जुड़ते चले जाएंगे, इधर भी सेम पॉइंट इधर भी हो गए, दिस दिस दिस, ये पॉइंट इधर भी हो गए, क्योंकि रिब्स पेयर में होती है अनपेयर, है ना, तो इधर भी रिब्स आएगी, इधर भी रिब्स आके जुड़ेगी, इधर भी रिब्स जुड़ेगी, इधर भी जुड़ेगी, इधर भी जुड़ेगी, इधर भी जुड़ेगी, इधर भी जुड़ेगी, कितने पेयर रिब्स जुड़ी होती है जरा बताओ, 7 पेयर्स, यानी स्टर्नम 1 पेयर क्लेविकल, 1 पेयर क्लेविकल यानी कॉलर बोन, 1 पेयर क्लेविकल यानी कॉलर बोन, वह 7 पेयर रिब्स, 7 पेयर रिब्स को जुड़ने का स्थान देता है, राइट, जुड़ने का स्थान यानी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जुड़ने का स्थान देता है। ध्यान देना, ये फ्लैट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ही बोन है जो फ्लैट है, हमारा स्कल की बोन फ्लैट है, हमारी रिब्स फ्लैट होंगी, हमारा ये शोल्डर बोन ये फ्लैट है, तो कुछ बोन फ्लैट है, ये है फ्लैट बोन, बिल्कुल टाई के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ये वेंट्रल पार्ट पे होता है कि डॉर्सल पार्ट, बताओ ये चेस्ट किधर है, आगे है कि पीछे है, तो वेंट्रल पार्ट पे होता है कि डॉर्सल भाग, हाँ, तो प्रेजेंट ऑन वेंट्रल, वेंट्रल यानी अधर भाग, अधर समझते हो ना, वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी, वो डॉर्सल पे था, और ये वेंट्रल, वर्टिब्रल कॉलम कहां पे था, डॉर्सल, और ये कहां पे, वेंट्रल, आगे की तरफ चेस्ट बोन, पीछे की तरफ बैक बोन। अब नेक्स्ट है रिब्स, अब आगे पसलियों पर, पसलियां कितने होती हैं, 12 पेयर्स, ये भी होती है फ्लैट बोन की बनी होती है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, फ्लैट बोन की बनी होती है, और ये देखो ध्यान देने की बात है, ये इधर है वर्टिब्रल कॉलम, एक वर्टिब्री ये रही, दूसरी ऊपर बना देता हूं, तीसरी नीचे बना देता हूं, आगे बना देता हूं ये,
ये कौन सी हड्डी है अभी टाई जैसी? व्हाट इज दिस? इसका आगे का भाग किससे जुड़ा हुआ है? स्टर्नम। ये रिब्स है। रिब्स के दो हिस्से होते हैं। पीछे का भाग किससे जुड़ा हुआ है? रिब्स ऐसे है तो यहाँ चेस्ट बोन से जुड़ा हुआ है, आगे ऐसे घूम के गया और पीछे जाके थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़ गया, तो ऐसे ही तो दिखेगा। एक हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, और दूसरा किससे जुड़ा हुआ है? थोरैसिक वर्टिब्रे। एनसीईआरटी ने वर्टिब्रे बोला है पर मैंने क्लियर करा दिया कहां से जुड़ा होगा, पूरी वर्टिब्रे से कि थोरैसिक वर्टिब्रे से। हाँ, तो फिगर इसलिए थोड़ी सी कोशिश करके ध्यान से पढ़िएगा। ये रिब्स है, ये स्टर्नम है, ये वर्टिब्रे। पूरा पूरा नहीं दिखाया है ना, ऐसे ही दिखाया है। ये थोरैसिक वर्टिब्रे। बताओ बताइए, रिब्स का एक हिस्सा किससे जुड़ा है? थोरैसिक वर्टिब्रे। तो दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा था? स्टर्नम से। ये देखो, ये है स्टर्नम, इधर से गया और ऐसे घूम के और इधर मेरी थोरैसिक वर्टिब्रे यहाँ जुड़ गया और बीच में खाली स्थान है। इसी खाली स्थान में फेफड़े हैं, हार्ट है, खाने की नली जा रही है। कहाँ जा रही है? जे से बैग में। जे से बैग का नाम है ना। तो यहीं पे मैं बता दूं, यहाँ फेफड़े हैं, ये फेफड़े हैं, है ना। ये लंग्स है, एक तरफ दिखा दें, प्रोटेक्ट कर रही है लंग्स को। यहीं पे खाने की नली है ना। यहीं पे लिख देते हैं फूड पाइप है। रुक जाओ, यहीं पे फूड पाइप है। फूड पाइप को ईसोफेगस कहते हैं ना। और अंदर यहीं पे क्या है? ठीक है ना। इधर का दिखाया नहीं तो उधर का भी होता। यानी अगर हम ये इन सबको प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। अब अच्छा, अगर आप नोटिस करो तो आपको दिखेगा कि रिब्स के दो हिस्से हैं। इसका ये वाला पार्ट जो तो मैं डॉटेड डॉटेड और व्हाइट बना रहा हूं, ये पार्ट जो स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, ये पता किसका बना होता है? ये कार्टिलेज का बना होता है। और पीछे का भाग ये जो ये वाला पार्ट है, दिस इज बोनी पार्ट। बताओ बोनी पार्ट किस साइड होता है? बोनी पार्ट ऑफ रिब्स किस साइड होता है? अच्छा बताओ, कार्टिलेजिनस पार्ट किस साइड होता है ना। कार्टिलेजिनस पार्ट स्टर्नम की तरह होता है, इसीलिए लचीलापन किधर ज्यादा है? देख के बताना, आगे ज्यादा है कि पीछे ज्यादा है? आगे, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है। कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ रिब्स, कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ रिब। अच्छा, इसीलिए आगे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, यानी मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है ना। अच्छा, आप देख पा रहे हो ये पीछे के पार्ट में ये दो हेड है, ये दो हेड है। टू हेड आर प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ, किसके साथ अटैचमेंट करने के लिए? फॉर अटैचमेंट टू थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे टीवी से समझ जाओगे, थोरैसिक वर्टिब्रे। और इसीलिए हमारी रिब्स होती है, सो आवर रिब्स इज बाइसिफेलिक। आवर रिब्स, आवर रिब्स आर बाइसिफेलिक। बाई मतलब दो, सिफेलिक मतलब हेड है। हमारे पास अटैचमेंट के लिए कितने हेड है? तो नाम क्या पड़ा? बाइसिफेलिक की मोनोसिफेलिक? बाइसिफेलिक की मोनोसिफेलिक? बाइसिफेलिक। याद करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, याद रखिएगा। हम क्वेश्चन करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें आएंगी जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ये थोरैसिक वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे डॉर्सल, डॉर्सल होता है। और स्टर्नम कहां बताया था? वेंट्रल, है ना। तो रिब्स का डॉर्सल हिस्सा
किससे जुड़ा होता है? डॉर्सली अटैच होती है थोरैसिक वर्टिब्रे से और वेंट्रली अटैच टू द स्टर्नम या चेस्ट बोन या बेस बोन। तो ऐसी कितनी रिब्स होती है जो एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से दूसरी तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती है? देखो यहां लिखे, ऐसी रिब्स जो डॉर्सली थोरैसिक वर्टिब्री व वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ी होती है, इसे वर्टिब्रो, ध्यान देना एनसीईआरटी में शायद नहीं है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं। देखो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है इसलिए वर्ड आया वर्टिब्रो, और स्टर्नम से जुड़ी है तो इसे वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं। और ये कितनी होती है? ये होती है 7 पेयर्स। हाउ मेनी रिब्स आर अटैच्ड टू द thoracic vertebrae and sternum? 7 पेयर, एंड दैट इज नोन एज वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, या इन्हीं को ट्रू रिब्स भी कहते हैं। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स का दूसरा नाम ट्रू रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल या ट्रू रिब्स कहते हैं, ट्रू रिब्स या ट्रू रिब्स कहते हैं। और ये कितने पेयर होती है? ये होती है 7 पेयर। तो 7 पेयर रिब्स का हिसाब क्लियर हो गया। अब 5 पेयर बची हुई है, उसका भी हिसाब मैं आपको दूंगा अभी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सब रिब्स आती जा रही हैं और इधर जुड़ती जा रही हैं। पीछे थोरैसिक वर्टिब्रे से तो 12 की 12 जुड़ी होंगी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होता। ये R7, ये R6, ये R5, R4, R3, R2, R1। सही है? कोई डाउट बोलो। ये आप देख पा रहे हो। अब 8वें नंबर वाली जो आई ना, इसके साथ फ्यूज कर गई। ये देखो 7वें के कार्टिलेज के साथ। 9वें नंबर वाली आई ना, वो भी यही फ्यूज कर गई। R8, R9, ये देखो इधर से ये आई फ्यूज कर गई इसी के साथ। 7वें के कार्टिलेज के साथ फ्यूज कर गई। 10वीं वाली आई, वो भी फ्यूज कर गई। 10वीं वाली आई, वो भी फ्यूज कर गई। यानी 8, 9 और 10 ये क्या होती है? ये फ्यूज्ड विद cartilaginous part of seventh pair of ribs, cartilaginous part of 7th pair of ribs, 7th pair of rib 7वें के साथ फ्यूज कर गई। अच्छा इन्हें भी कुछ नाम दे दें, इन्हें नाम दे देते हैं, दीज आर नोन एज वर्टिब्रो, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम से तो पीछे जुड़ी हुई है। वर्टिब्रल कॉलम से तो 12 की 12 जुड़ी होती है। सारा लफड़ा कहाँ है? आगे की तरफ, वेंट्रल पार्ट की तरफ। इनको बोलते हैं वर्टिब्रो, और कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्ड्रल। तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, और इन्हीं को बोलते हैं ट्रू की जगह फॉल्स रिब्स। तो फॉल्स रिब्स कितने पेयर होती हैं? दे आर 3 पेयर्स। नाम बताओ। R8 से लेकर के R10 तक, 8वीं, 9वीं और 10वीं वाली, इन्हें बोलते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स, दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो कार्टिलेजिनस पार्ट है किस कार्टिलेज का बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज की फाइब्रस कार्टिलेज। तो मैं बताऊं आपको एक कार्टिलेज हाइलाइन। ज्यादातर हड्डियों के संपर्क में कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलाइन कार्टिलेज या इलास्टिक कार्टिलेज की फाइब्रस कार्टिलेज? हाइलाइन कार्टिलेज। याद रखिएगा
कार्टिलेज का नाम पूछा जाए तो आवर आंसर शुड बी हाइलाइन कार्टिलेज। रही बात आखिरी दो पेयर्स की, वो कहीं अटैच नहीं होते, वो पीछे तो जुड़े हुए हैं, आगे कहीं अटैच नहीं होते। यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं R11 एंड R12 पेयर। ये वेंट्रली यानी आगे वाला भाग ना, ये वेंट्रली किसी भी रिब्स से अटैच नहीं होते हैं, किसी भी रिब्स से अटैच्ड नहीं होते हैं, किसी भी रिब्स से अटैच नहीं होते हैं, एंड दैट इज नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। सुना है? फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर होती है। पहली कौन सी है? R11 R12, 11th एंड 12th पेयर, दे आर फ्लोटिंग रिब्स। एंड फ्लोटिंग रिब्स का काम क्या है? फ्लोटिंग रिब्स का काम होता है दे प्रोटेक्ट द किडनी, प्रोटेक्ट्स किडनी। किसको प्रोटेक्ट करती है? किडनी को। प्रोटेक्ट्स किडनी, किडनी को प्रोटेक्ट करना इनका प्राइम गोल है। अब नेक्स्ट, अब हम लोग आ गए अपेंडिकुलर स्केलेटन पर। अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैंने आपको बताया था 2 चीजें होती हैं, एक आती है गर्डल्स और दूसरे आते हैं लिम्स। एक आते हैं लिम्स और दूसरी होती है गर्डल्स। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में लिम्स के बारे में दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था ये होते हैं 120 और ये होते हैं 6, टोटल होती है 126। पहले लिम्स के बारे में बताएं तो लिम्स 2 होती हैं, एक फोर लिम और एक हिंड लिम। इसमें भी 30 बोन्स इन ईच लिम, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो 30 हड्डियां होती हैं हर एक में, चाहे फोर हो चाहे हिंड। तभी तो 30 30 60, फिर 30 और 30 60, यानी टोटल कितनी हो गई? 120। तो सबसे पहले बोन्स ऑफ फोर लिम देखेंगे। बोन्स ऑफ फोर लिम, ये जिस गर्डल से जुड़ी होती है उसे क्या बोलेंगे? पेल्विक की पेक्टोरल। कल क्या बताया था? जहां से कैच करते हो उसमें सी आना चाहिए, पेक्टोरल। अटैच विद, किससे अटैच होता है? अटैच विद पेक्टोरल गर्डल, हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला, याद है? और ये बनाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट बना रहा है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। लिम्स की बोन की जब बात करेंगे तो ये सबसे पहले ह्यूमरस, सबसे पहले है ह्यूमरस। ये ह्यूमरस है, ये अंगूठे की तरफ है रेडियस, और अपोजिट साइड पे अल्ना। यहां से देखो, यहां से लेकर कोनी से लेकर के इस जगह तक अल्ना, दिस इज रेडियस, अंगूठे की तरफ रेडियस, अंगूठे की तरफ, और ये वाला अल्ना। तो एक होगी रेडियस, एक हो गई अल्ना, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1। अल्ना के बाद कलाई की हड्डियां, कलाई में कितनी हड्डियां हैं?
8 8 एक नहीं 8 है ना, यानी रिस्ट बोन, रिस्ट बोन, रिस्ट बोन को बोलते हैं कार्पल, कार्पल, और कार्पल होती है 8। अच्छा, कार्पल के बाद क्या हो जाएगी, मेटा कार्पल, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5, यानी इनको बोलते हैं पाम बोन, पाम है ना, पाम, ये पाम है ना, तो पाम बोन, यानी क्या, मेटा कार्पल या पाम बोन, PALM, पाम बोन, यानी हथेली की हड्डियां, और चूंकि कार्पल के बाद है तो क्या वर्ड लगा देंगे, मेटा कार्पल, कितनी है ये 5, और उसके बाद होती है क्या, उसके बाद होती है फेलेंजेस, उसके बाद होती है फेलेंजेस यानी उंगलियां, तो मैं इधर लिख देता हूं, इधर जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूं, फेलेंजेस या डिजिटल बोन, डिजिटल बोन या फेलेंजेस, डिजिटल बोन है ना, डिजिटल इंडिया उंगलियों पे चलेगा, है ना, डिजिटल इंडिया यानी उंगलियों पे चलेगा, तो यानी क्या, डिजिटल बोन या फेलेंजेस कितने होते हैं, गिनो जरा, 2 3 3 3 3, तो इसका फार्मूला है 2 3 3 3 3, टोटल कितने हो गए 14। अब जरा गिनो कितने हो गए टोटल हड्डियां, इधर देखो पहले, ह्यूमरस 1, गिनना, गिनोगे आप, बताऊंगा मैं, बताओ, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ला 1, कितने हो गए 3, और कलाई में 8, कितने हो गए 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 बोन का हिसाब किताब बराबर, छापो। अब नेक्स्ट है हमारा बोन्स ऑफ हिल लिम्ब, ये कहां से अटैच होती है, पेक्टोरल की जगह पेल्विक गर्डल, अटैच्ड विद, अटैच्ड विद pelvic girdle by the means of ball and socket joint, यहां पे भी सेम चीज होती है, by the means of ball and socket joint, ball and socket joint, यहां पर भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, इसमें भी 30 बोन्स होती है, ठीक है ना, कैसे, नाम क्या है इनका, इनका भी वही वैसे लिखेंगे, पहला है फीवर, दिस इज द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, दोनों कह सकते हो, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोन, 1 हो गई, एक होती है टीबिया, एक होती है फीबुला, एक है टीबिया, एक है फीबुला, एक है टीबिया, एक है फीबुला, घुटने के नीचे एक मोटी है जिसका नाम है टीबिया, एक पतली है जिसका नाम है फीबुला, ये 1, ये 1, उसके बाद नी कैप, नी कैप यानी पटेला, है ना, घुटना, नी कैप यानी वन, उसके बाद आ जाएंगे, यहां थी कार्पल, नीचे होगी टार्सल या एंकल बोन, टार्सल या एंकल बोन, टार्सल या एंकल बोन, एड़ी की हड्डियां, एंकल बोन्स, वो होंगी 7, कार्पल होती है 8 और ये होती है 7। अब आ जाएंगे कार्पल के बाद क्या होगा, सॉरी टार्सल के बाद क्या होगा, मेटाटार्सल, कार्पल के बाद मेटाकार्पल था तो इसके बाद होगा मेटाटार्सल, इसी को बोलते हैं सोल बोन, पैरों का ये हिस्सा क्या कहलाता है, सोल, तो सोल बोन्स, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट 5, उसके बाद फिर से आ जाइए डिजिटल या फेलेंजेस बोन, डिजिट्स या फेलेंजेस, फार्मूला सेम है 2 3 3 3 3, दैट मीन्स 14, जोड़ लो टोटल आ जाएगा 30, इसका भी हिसाब किताब
बराबर। एनसीईआरटी, स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। इसका अटैच होता है किसके ऊपर? सुपीरियर रीजन के ऊपर। किसके सुपीरियर रीजन के ऊपर? वर्टिब्रल कॉलम के। कितने ऑक्सीपिटल कोंडाइल द्वारा जुड़ेगा? 2। सो वी आर डाइकोंडाइलिक की वी आर मोनोकोंडाइलिक? फार्मूला क्या था? मैड। एम फॉर मैमल, ए फॉर एम्फीबियन, डी फॉर डाइकोंडाइलिक। इनके अलावा कोई भी वर्टिब्रेट पूछेगा, अवर आंसर शुड बी मोनोकोंडाइलिक। क्या होना चाहिए? मोनोकोंडाइलिक। बोला है कि वर्टिब्रल कॉलम जो कि फिगर 20.7 में है, अभी दिखाता हूं, इसमें 26 हड्डियां सीरियल वाइज यूनिट में प्रेजेंट होती है। हर एक यूनिट को वर्टिब्री कहते हैं। और ये डॉर्सली प्रेजेंट होती है कि वेंट्रली? और ये फैली होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। और ये हमारे बॉडी का मेन फ्रेमवर्क बनाती है। स्पेशली किस रीजन का? ट्रंक रीजन का बनाती है। हर एक वर्टिब्री जो होता है उसके अंदर सेंट्रल हॉलो पोर्शन को क्या कहा था? न्यूरल कैनाल से क्या पास होगा? अच्छा, पहली वर्टिब्री को क्या कहते थे? और ये किसके साथ जुड़ती है? ऑक्सीपिटल कोंडाइल। याद है? कितने ऑक्सीपिटल कोंडाइल थे? कितने ऑक्सीपिटल फोसा थे? फोसा गड्ढे को बोलते थे, ऑक्सीपिटल कोंडाइल उभार को बोलते थे। फिगर बनवाया था और दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम is differentiated into cervical 7, गर्दन वाली 7, चेस्ट वाली thoracic यानी 12, पेट वाली लंबर यानी 5 और बैक वाली sacral 1 फ्यूज हो जाती है और कोकिजियल या कोकिक्स 1 फ्यूज होती है। ये स्टार्ट होती थी स्कल से और फैली होती है टेल तक। The number of cervical vertebrae are 7 in almost all the mammal including human being। लिखा हुआ था। फिर वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिब्स एंड मसल्स ऑफ बैक। याद आया? स्टर्नम इज फ्लैट बोन। क्या इस बात से एग्री हो? टाई जैसा दिखता था। कहां प्रेजेंट होता था? वेंट्रल में भी। कहां पे है? मिडिल में, बीचों बीच, मिडिल ऑफ द थोरैक्स, मिडिल ऑफ थोरैक्स। दिस इज द फिगर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। You know very well, this is cervical vertebrae, this is thoracic, this one is lumbar, and this one is sacral, and this one is coccyx या coccygeal. In figure, it is written as coccyx, while in theory, it is written as coccygeal. Is that clear? Coccyx and coccygeal is same thing. फिर हमने पढ़ा रिब्स। तो 12 पेयर रिब्स होती हैं। हर एक रिब्स जो होता है वो भी फ्लैट बोन का बना था और कनेक्टेड होता है डॉर्सली। किससे कनेक्टेड है? इन्होंने लिख दिया वर्टिब्रल कॉलम। हम एग्री नहीं है इस बात से। वर्टिब्रल कॉलम में तो 5 भाग है। क्या गर्दन वाली वर्टिब्रे से जुड़ी है? क्या पेट वाली वर्टिब्रे से जुड़ी है? कहां वाली वर्टिब्रे से जुड़ी हुई है? थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं थोरैसिक वर्टिब्रे एंड वेंट्रली बाय स्टर्नम यानी चेस्ट बोन टाई जैसी। इसमें 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होंगे। कहां पर? डॉर्सल भाग पर। और इसी से ये जुड़ेगा, इसीलिए हमारी रिब्स बाइसेफेलिक होगी। मैंने बोला था 2 हेड होते हैं, है ना, इसीलिए इसको बाइसेफेलिक बोलते हैं। अच्छा, लिखा है कि फर्स्ट 7 पेयर जो वर्टिब्री होती है, पहले 7 पेयर जो वर्टिब्री होती है, सॉरी रिब्स जो होते हैं, वो ट्रू रिब्स कहलाते हैं। मैंने इनको दूसरा नाम भी दिया था, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स दिया था। डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू thoracic vertebrae and ventrally they are connected to sternum with the help of which cartilage? Hyaline cartilage। 8th वाली, 9th वाली और 10th वाली पेयर रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ये स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ती थी, बल्कि 7वें नंबर वाली रिब्स से जुड़ जाती थी। किसकी मदद से? हाइलाइन कार्टरी से। These are called as vertebrochondral या false ribs। पहले वाली वर्टिब्रो स्टर्नल या ट्रू रिब्स, अब की वाली वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फॉल्स रिब्स। लास्ट की 2 पेयर कौन कौन सी? 11 और 12 वाली पेयर। ये अटैच नहीं होती वेंट्रली अटैच नहीं होती एंड देयरफॉर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। इट प्रोटेक्ट्स द किडनी। याद आया? थोरैसिक वर्टिब्रे रिब्स और स्टर्नम टुगेदर फॉर्म थोरैसिक केज। ये पहले बता चुका हूं, पहले वाले चैप्टर में बताया था ना।
Ventral part of thoracic cage is made up of sternum. Lateral part is made up of ribs, and the dorsal part is made up of बोलो वर्टिब्रल कॉलम। ये सब मिलके थोरैसिक केज बना देते हैं। और थोरैसिक कैविटी कैसे बनेगी? नीचे लगा दो डायाफ्राम, ऊपर लगा दो नेक, बन गया पूरा। एनाटॉमिकली एयर टाइट कैविटी इज नोन एज एनाटॉमिकली एयर टाइट कैविटी इज नोन एज थोरैसिक कैविटी। वाइल ये हड्डी और ये हड्डी और ये हड्डी ये मिलके बनाती है रिब केज या थोरैसिक केज भी बोलते हैं, रिब केज या थोरैसिक केज। फिर हमने आपको बताया कि जो बोन्स ऑफ लिम्स होती है, जो लिम्स की हड्डी होती है, जो लिम्स की हड्डियां होती है, वो जुड़ती हैं किसके साथ? गर्डल के साथ। बताओ ऊपर वाली गर्डल का नाम पेक्टोरल, नीचे वाली गर्डल का नाम। कैच कहां से करते हैं? तो जिससे कैच करते हैं उसके नाम में सी आएगा, और जहां से लेग जुड़े हुए हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे पेल्विक बोलेंगे। इज दैट क्लियर? बताया था आपको ट्रिक। ये सब मिला के अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएगा। लिम्स प्लस गर्डल बराबर अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब लिम्स के बारे में बताया गया, हर एक लिम्स में कितनी हड्डियां होती है? 30। द बोन्स ऑफ हैंड यानी 4 लिम्ब। पहली हड्डी का नाम, दूसरी हड्डी का नाम, किधर 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 किधर? अंगूठे की तरफ, थंब साइड, रेडियस, अपोजिट साइड, अल्ना। तो एक रेडिया, एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना। रिस्ट की कार्पल कितनी थी? 8। उसके बाद मेटाकार्पल यानी पाम बोन कितनी थी? 5। उसके बाद फेलेंजेस या डिजिट्स कितने थे? हाँ, फार्मूला था 2 3 3 3 3। ठीक है ना? फीमर पैर की हड्डी की बात कर रहे हैं। फीमर थाइबोन को बोलते हैं, और ये लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट दोनों होती है। और उसके बाद बताया गया था टीबिया एक होगी, फिबुला एक होगी, टार्सल को एंकल बोन बोला था, कितने होते हैं? 7। ठीक है ना? मेटाटार्सल सोल बोन को बोलते थे, कितने होते थे? 5। और उसके बाद फेलेंजेस या डिजिट उतनी होती है जितनी हमारे ऊपर वाले हाथ पे थी। ठीक है? लेकिन एक यहाँ पर कौन सी बोन थी? एक होती पटेला, देखो लिखा है दिस इज द बोन ऑफ लेग्स यानी हिंड लिम्स। ए कफ से बोन कॉल्ड पटेला, पटेला कवर्स द नी वेंट्रली, जिसका नाम पड़ा नी कैप। नी कैप इसलिए बोलते हैं कैप जैसा होता है या कप लाइक होता है, नाम है नी कैप। वेंट्रली प्रेजेंट है कि डॉर्सली? आगे वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रल की डॉर्सल? वेंट्रल प्रेजेंट है। सारी बातें क्लियर? पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल वो हड्डियां हैं जिससे अपर लिम्स और लोअर लिम्स जुड़ेंगे। मैंने बता दिया, आज बताया था कि नहीं बताया था? तो यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, इसके आगे का हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना?